हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको अभी करवा रहा हूँ यूपीएससी का सी सेट पेपर। ये एक्चुअली सिविल सर्विस में पूछा जाता है अथवा इंडियन जो फॉरेस्ट सर्विस होती है उसमें। अभी मैं सी सेट 2021 का करवा रहा हूँ। सेट ए में करवा रहा हूँ। इसके 3 लेक्चर हो चुके हैं, 1 2 3। आज का चौथा लेक्चर होने वाला है और आज मैं इसको फिनिश कर दूंगा। बिकॉज इसमें मैं आपको क्वांट करवाता हूँ एंड रीजनिंग वाला पार्ट करवाता हूँ, 2 पार्ट में करवाता हूँ आपको। ठीक है। इसके पहले 2023 का पढ़ा दिया हूँ, आपको करवा दिया हूँ अच्छे से। देन 2024 का, उसके बाद में 2022 का भी करवाया हूँ। ठीक है। तो 3 ईयर का हो चुका है, 3 ईयर का। अब ये चौथे साल का है। आप इनको प्रैक्टिस करके, इनको सॉल्व करके, मैं यहाँ पर एक से ज़्यादा तरीके भी बताया हूँ जहाँ जैसी चीज़ें संभव है एकदम आसान भाषा में सिखाया हूँ कि आप उसको समझ सको, कर सको और उसके थ्रू अदर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सको। मेरा यही टारगेट रहता है कि ना सिर्फ इन क्वेश्चंस को मैं करवाऊँ, बिकॉज इनके सोल्यूशन आप देख भी लेंगे, बट प्रॉब्लम आगे फिर आ जाती है कि आप बाकी क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे हैं या आपके सामने नया क्वेश्चन आता है तो आप उसको नहीं कर पाते। तो मेरा टारगेट यही रहता है कि भाई इनको तो आप करो, पर इनसे लर्निंग लेके बाकी चीज़ें, बाकी क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सको और सॉल्व कर सको। राइट। उसके अलावा बात करूँ तो अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं या कैट की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, इन सब में से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये सीरीज बहुत हेल्पफुल आने वाली है आपके लिए। हेल्पफुल तो और भी एग्जाम के लिए होती है, लाइक बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, या और भी बहुत सारे एसआई, पुलिस कांस्टेबल, या सी सेट का पेपर जो होता है बहुत सारे स्टेट में पूछा जाता है, वहाँ के लिए हेल्पफुल होता है। आईईएस का एग्जाम होता है जो यूपीएससी ही कंडक्ट करवाता है, तो उसके लिए भी है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि भाई वीडियो को सपोर्ट करो, चैनल को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी बात के लिए मत छोड़ना, अभी सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स मेंशन करो और बताओ। ठीक है, जो जैसा सुझाव हो। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। देखो ये क्वेश्चन है सीरीज का। सीरीज एक्चुअली रीजनिंग वाली सीरीज होती है। ये ABCD EFGH ऐसा करके कुछ दिया रहता है। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, देखो लेटर गिनते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स, टोटल मिला के हम गिनते हैं कितने हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब भाई 18 को आप कैसे बांटोगे। 18 तो कौन कौन से नंबर से कटेगा, तो 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, बट 2 की सीरीज जल्द ही आप देख रहे हो कि नहीं बनती है। जनरली बन भी जाती है, पर मान लो 20 होता तो या तो 4 4 के हम टुकड़े करते या 5 5 के टुकड़े करते। ठीक है, बिकॉज 20 जो है 4 से 5 से दोनों से डिविजिबल है। तो जनरली ऐसा ही होता है कि 3 4 5 6 बस इतने में ही होता है, और मोस्ट प्रोबेबली 4 से 5 में होता है ज़्यादातर, या कभी ABC करके है तो मान लो 3 हो जाता है। तो ये 18 लेटर है। अब 18 में हम बांटते हैं कि भाई ABC करके ऐसा कुछ होगा। मान लो मैं यहाँ अगर पहले पहले वाले में क्या रखता हूँ, मान लो सपोज मैं कुछ ऐसा रखता हूँ, यहाँ पर जैसे B है, तो अब B के पहले अगर मैं B रखूँगा तो B फिर यहाँ क्या रखूँगा, A रखूँगा मान लो, पहला ऑप्शन। तो अब यहाँ पर AB करके है, तो बन कैसे सकता है, या तो AB बन सकता है, या ABB बन सकता है, या AB बन सकता है, अगर 3 पार्ट की बात करूँ तो। ठीक है, ऐसा कोई एक पैटर्न लगेगा। मैं यहाँ अगर B रखूँगा तो BB। भाई एक तो पहली बात तो मुझे उल्टा लग रहा है कि पहले B से शुरुआत नहीं होनी चाहिए, पहले A से कोई चीज़ की शुरुआत होनी चाहिए। राइट। तो अगर मैं सपोज यहाँ B रखता हूँ तो BB, फिर आगे A रखूँगा तो BBA होगा। ठीक है, BBA होगा। उसके बाद फिर A है, फिर उसके बाद क्या रखोगे, देखो तीसरा वाला B, तो ABB होगा। ABB, पहले BBA फिर ABB। राइट, यहाँ तक हो गया। ABB, 2 और 2 4 और 2 6, फिर A, फिर यहाँ क्या रखोगे, आगे 3 हो गए ना, यहाँ फिर ये A रखोगे तो फिर AA हो जाएगा। और B, AB तो कहीं आया नहीं, देखो BBA, फिर ABB, फिर AB। कुछ और देखते हैं। एक्चुअली देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर A, फिर BA। अच्छा यहाँ पर एक और गैप है, ये गैप है,
गैप बी, गैप ए, गैप, फिर बी ए के बाद फिर से गैप, फिर बी, फिर से गैप, फिर ए बी, फिर उसके बाद गैप, फिर डबल ए बी। 3 4 5 2 7 2 9 1 10 4 14 4 18। ठीक है, देखो अब अगर 3 3 के टुकड़े में ही हम बांट रहे हैं तो ये तो 3 3 के टुकड़े में हो गया 6 के, तो लास्ट में देखो क्या आ रहा है, डबल ए बी आ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डबल ए और बी आना चाहिए। फिर अगर इस पार्ट को छोड़ो तो फिर ये 1 2 3 ऐसा आप करोगे तो ए बी, फिर यहाँ एक हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पर बी आना चाहिए, बिकॉज डबल ए बी तो ए डबल बी कहीं आएगा, तो अगर यहाँ बी रखता हूँ सबसे लास्ट में, बी देखो कहाँ कहाँ पर है, इन दोनों में है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर ये क्या होगा, ये वाला पार्ट फिर से ये डबल ए अगर बी आया है तो मुझे ए यहाँ रखना पड़ेगा, तो इनमें देखो लास्ट से सेकेंड वाला पार्ट बी है, इसमें ए है, तो ये भी चला जाएगा। अगर मैं सपोज इसको फिल करता हूँ तो देखो पहले पर अगर मैं ए रखूँगा तो ए बी और फिर ए रखना पड़ेगा, ए बी। ठीक है, समझ में आ रहा ना, फिर यहाँ बी हो जाएगा, तो ए डबल बी डबल ए बी, इस टाइप का कुछ पैटर्न बन रहा है, डबल ए डबल बी, डबल ए बी, फिर ए डबल बी, डबल ए बी, ऐसा कुछ पैटर्न बनता दिख रहा है। इसमें फिर आपने यहाँ ये रख दिया ए ये है, उसके बाद तीसरे पर क्या रखोगे, देखो तीसरे पर ए है, तो फिर से क्या बन जाएगा भाई, ए बी बन जाएगा, ए डबल बी डबल ए बी, फिर बी ए, फिर यहाँ देखो क्या रखोगे, 3 ये हो गए, फिर ये 3 यहाँ हो गए, फिर ये 3 ये हो जाएंगे, तो यहाँ पर 1 2 3 चौथा लेटर, चौथे वाले पर बी है, तो ए डबल बी हो जाएगा। फिर से देखो, फिर ये डबल ए बी हो ही गया, फिर ए डबल बी हो ही गया, फिर डबल ए बी। कुल मिला के पैटर्न आपका क्या लग रहा है, ए डबल बी डबल ए बी, ए डबल बी डबल ए बी, ए डबल बी डबल ए बी, इस टाइप से। तो बस ये अपना ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट वाला डी हो जाएगा। ठीक है, ये सीरीज में समझाने के लिए इतना सारा आपको कर दिया हूँ भाई, अगर आपसे बनता है, आप समझ चुके हो, कई बार क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, कई बार आए हैं, मैं आपको करवाया हूँ पिछले BC सेट्स में, तो इनको आप बांटो और डायरेक्ट जो भी वैल्यू है, एक पैटर्न मिल रहा है बस उसी को करो और आगे बढ़ो। जो अगर गलत ऑप्शन होगा तो वो पैटर्न नहीं मिलेगा वहाँ पर, आप समझो उस चीज़ को कि वो पैटर्न नहीं मिलेगा। राइट, तो आई होप कि समझ गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 में देखते हैं। देखो क्या दिया क्वेश्चन में, यूजिंग 22 33 333 एज अ डिजिट, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट नंबर ग्रेटर देन 30,000 कैन बी फॉर्म। अब मुझे बताओ 30,000 ग्रेटर, इससे ग्रेटर चाहिए मुझे, 5 डिजिट का नंबर बनाना है भाई। अगर मुझे 5 डिजिट का नंबर चाहिए, 30,000 से ज़्यादा चाहिए, तो यूनिट डिजिट पर मुझे 3 फिक्स करना पड़ेगा, बिकॉज अगर मैं यूनिट डिजिट पर 2 रखता हूँ तो मेरा फिर नंबर क्या बनेगा, 20,000 समथिंग बनेगा, 20,000 प्लस बनेगा, और 20,000 वो 30,000 से तो कम होगा ना, लेस होगा। हमें तो यहाँ ग्रेटर चाहिए, ग्रेटर देन 30,000, तो मुझे यूनिट पर 3 ही फिक्स करना पड़ेगा। बताओ इतनी बात समझ आई कि नहीं। अब अपने पास क्या क्या बचे, 2 2 बचे और 2 3 बचे, 2 2 3 बचे। अब इनको मैं 4 प्लेस पर रख सकता हूँ, परंतु अगर समझो, अगर ये 1 2 3 4 ये डिस्टिंक्ट डिजिट होते तो मैं इनको फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज कर देता। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर कैसे रखता, यहाँ पर 4 में से कोई भी डिजिट आ जाती, फिर एक तो आ चुकी है, फिर यहाँ 3 में से कोई डिजिट आ जाती, फिर 2 अपने पास बची, तो 2 ऑप्शन यहाँ के लिए अवेलेबल है, फिर यहाँ के लिए एक ऑप्शन अवेलेबल है, तो ये फैक्टोरियल 4 यानी 24 तरीके हो जाते। बट समझो कि भाई अगर 2 मान लो यहाँ एक रख देते हो, तो यहाँ पर अगर कोई 2 आएगा या यहाँ 2 आएगा या यहाँ 2 आएगा, तो वो 2 आप बता पाओगे कि ये वाला 2 अलग है, ये वाला 2 अलग है, नहीं, बिकॉज वो सेम है। तो सेम चीज़ें यहाँ के लगे लगाओगे, फैक्टोरियल 4, फिर अगर ये 2 2 बार रिपीट हो रहा तो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, और ये 3 भी 2 बार बचा है रिपीट होगा, तो ये डबल 2 मतलब फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। सीधा सा आप मतलब ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हो गई, और बटे फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही होती है, तो 2 इंटू 2 2 2 ये कट गया, तो 3 दूनी 6, अपना ये आंसर आ गया। दूसरा तरीका मैं इसी में और आपको बता दूं कि जैसे ये है, अब आप ये सोचो
कि 4 में से 2 को आपको अरेंज करना है, ये 4 में से 2 को ही अरेंज करना है, ठीक है, समझ आ रहा ना। जैसे ही आप 4 में से किसी 2 को अरेंज करोगे, इसको उठा लो, इसको उठा लो, तो आपका काम हो जाएगा, फिर बाकी 2 तो अपने आप ही अरेंज हो जाएंगे। तो ये 4 2 स्टेप इन डिक्रीजिंग आर्डर, तो 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, 4 3 12/2 यानी 6। समझ आया भाई। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बार बार बताता हूँ कि बहुत आसान होते हैं, आसान होते हैं, पर यहाँ पर गलती होने के भी चांस पूरे पूरे होते हैं। आप देखो, खुद सोचो, 3 का डबल 3 अगर आपका आंसर मान लो निकालते हो तो उसमें डबल करोगे तो 6 भी प्रेजेंट है, उसका डबल करोगे तो 12 भी प्रेजेंट है, इसका 3 गुना करोगे तो 9 भी प्रेजेंट है। तो गलती होने के पूरे पूरे चांस है, बट अगर आप सही तरीके से सोचते हो, सही रास्ता अपनाते हो, तो पूरा पूरा चांस है कि आप करेक्ट भी करोगे, और कम टाइम में। यहाँ टाइम भी कम लगता है, बस आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई जो चीज़ें रिपीट हो रही, मान लो अगर यही इस बारे 3 को तो हमने फिक्स कर दिया, अब इसके अलावा 2 ही बचे ना, अगर इसको नहीं फिक्स करता, मान लो 20,000 से ग्रेटर होता, तो फिर उसका तरीका अलग होता कि यहाँ पर 2 भी ले सकते थे। अगर यहाँ 2 लेते तो फिर यहाँ बचे हुए नंबर्स में फिर जो 3 है 3 बार आता, तो फिर यहाँ फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करते एक, ठीक है, और 2 तो एक ही बचता, तो फिर यहाँ पर 1 हो जाता। तो जो चीज़ें जितनी बार रिपीट होती है उसको हम उतनी बार डिवाइड करते हैं, बिकॉज वो हमारा काम उतना कम हो जाता है। जिसको हम अलग अलग काउंट करके डिफरेंट किए हैं, तो वो अगर सेम है तो काम उतना कम हो जाएगा, इसलिए हम डिवाइड करते हैं, राइट। आई होप कि समझिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखते हैं 67। द सम ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर कैन बी 100। भाई ऑफकोर्स हो सकता है। देखो कैसे, आपको पता है कि जो भी 5 इंटीजर आप कंसेक्यूटिव या 7 या 10 या 3 जो भी लेते हो, उसमें क्या होता है कि मिडिल वाला जो टर्म होता है वही एवरेज होता है। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म है तो, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म है तो जो एकदम मिडिल वाला टर्म होता है वो एवरेज होता है। 100 का अगर आप एवरेज निकालोगे, यानी 5 नंबर हैं तो 100 आप डिवाइडेड बाई 5 तो 20 आएगा, तो बीच वाला सीधे 20 रखो। अब 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर बोला है तो 2 इधर एक एक घटा के कर दो, 2 इधर बढ़ा दो, तो 20 के बाद 21 और 22 आएगा, 20 के पहले 19 आएगा और इसके पहले 18 आएगा। यही 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर होंगे, ठीक है, समझ आया। बिकॉज इन पांचों का एवरेज जो होता है वो मिडिल टर्म ही होता है, अगर उन सब में डिफरेंस इक्वल है। ध्यान देना, डिफरेंस अगर इक्वल है तभी होता है। और यहाँ कंसेक्यूटिव टर्म बोला है, तो कंसेक्यूटिव टर्म एक एक्स होगा तो दूसरा x+1 होगा, तीसरा x+3 होगा, x+4 होगा, x+5 होगा, ऐसे। तो कंसेक्यूटिव में डिफरेंस सेम ही है, ठीक। तो पहला वाला करेक्ट होगा। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर कैन बी इक्वल टू दियर सम। ऑफकोर्स हो सकता है। मैं ये क्वेश्चन आपको शायद इसी सेट में करवाया हूँ, या किसी इसी सेट में एक क्वेश्चन आया था, उसमें प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर कैसे होता है, मैं वहाँ पर सॉल्व करवाया था कि अगर एक को x लेते हो, एक को x-1 लेते हो और एक को x+1 लेते हो, तो अगर इन तीनों को जोड़ोगे तो वहाँ पर हमारी वैल्यू x की निकली थी 0, -1 एंड 1 निकली थी। जब 1 ले लेते हो भाई, मान लो एक को 1 ले लेते हो, एक को 2 ले लेते हो, एक को 3, इस चीज़ को छोड़ो जो वहाँ था। अगर एक को 1 लेते हो, एक को 2, एक को 3, तो इन तीनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 6 होगा। सम करोगे तो 1 + 2 + 3 = 6 होगा, है बराबर दोनों, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, कंसेक्यूटिव है, उनके एक एक वर्ड को ध्यान दिया करो भाई। यूपीएससी वाले ऐसे पूछते हैं जो कि 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर तो दिया बट कंसेक्यूटिव है, तो कंसेक्यूटिव लोगे ना, ऐसा तो नहीं कि एक को 2 ले लो, एक को 5 ले लो, एक को 9 ले लो, एक को अथवा 17 ले लो, कुछ भी रेंडम, ऐसा नहीं। वो कंसेक्यूटिव बोला तो आपको कंसेक्यूटिव ही लेना पड़ेगा, राइट। अब वो सेटिस्फाई कर रहे हैं आपको, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट सेकंड आल्सो करेक्ट, आपसे करेक्ट पूछा है तो बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अ क्यूबिकल वेसल ऑफ अ साइड 1 मीटर इज फिल्ड कंप्लीटली विथ वाटर। एक क्यूबिकल वेसल है जो उसकी साइड दी है 1 मीटर, कंप्लीटली वाटर से फिल्ड है। हाउ मेनी मिली लीटर, यूनिट ध्यान देना, हाउ मेनी मिली लीटर ऑफ वाटर इज कंटेन इन इट, निगलेक्टेड थिकनेस ऑफ द वेसल। भाई कुल मिला के आपको पता है इसमें क्या पूछा, कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ यूनिट का कन्वर्जन पूछा है कि आपको यूनिट कन्वर्ट करना आता है कि नहीं आता। देखो, अगर अब वाटर भरा है 1 मीटर की क्यूब का, एक क्यूब बना है जिसकी साइड 1 मीटर है, तो जब उसकी उसमें पानी भरोगे, पानी भरने का मतलब वॉल्यूम निकालोगे, आयतन निकालोगे, तो भाई वॉल्यूम क्या होता है मुझे ये बताओ पहले।
साइड का क्यूब यही होता है, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा ना, 1। और ये यूनिट क्या आएगी, मीटर क्यूब आएगी। इतना समझ आया क्या? मैं आपको एक सी सेट शायद 2023 का था, उसमें करवाया था कि 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, ये करवाया था। यहाँ पर मिलीलीटर में पूछा है, दैट मीन्स कि ये हमारा वॉल्यूम तो आ गया, मीन्स इस मीटर क्यूब को मुझे लीटर में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा और लीटर से फिर मिलीलीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ आया? तो 1 लीटर बराबर 10⁻³ और ये मीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो अगर मैं 1 मीटर क्यूब की बात करूं तो भाई ये 10⁻³ जब नीचे ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा 10⁻+3, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा अल्टीमेटली 10⁻³ लीटर। समझ आया? ये चीज़ मैं आपको याद करवाया था और इसको याद ही रखना, कई बार पूछता है, कई बार ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। समझ आया? तो ये हो गया। अब क्या करोगे भाई, मीटर क्यूब की जगह ये रख दो, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब को आपको कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर क्यूब की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, देखो 10⁻³ लीटर। और 1 लीटर में 1000 मिली होती है, आपको ये भी पता है। तो 1000 को आप क्या लिख सकते हो, इसको 000 लिख दो 1000 में, और 1000 मिलीलीटर रख दो, बस आपका आंसर आ गया। चाहे इसको इस फॉर्म में दिया है तो इस फॉर्म में रख दो, अथवा पावर में दिया होता तो 10⁻6 हो जाता ml, ml मतलब मिलीलीटर, अथवा 6 जीरो लगा दो, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। 1 2 3 4 5 6, यही करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है भाई, बनेगा? बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताओ कमेंट सेक्शन में। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया करो, आप लोग लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, और शेयर किया करो, ठीक है। क्योंकि मुझे आपसे सिर्फ इतना ही चाहिए, सारी चीज़ें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। There are 6 persons arranged in a row. Another person has to shake hand with 3 of them. Another person, ध्यान रहे, मुझे एक बात बताओ सबसे पहले कि there are 6 person मतलब एक पंक्ति में 6 बंदे हैं, एक अन्य व्यक्ति का मतलब इन्हीं 6 की बात कर रहा है कि किसी दूसरा और बाहर से बाहरी पर्सन की। भाई अन्य व्यक्ति, यहाँ पर देखो अनदर पर्सन बोला है ना, तो मान लो कि 6 बंदे, मैं ABCDEF ले लेता हूँ, ठीक है। अब अनदर पर्सन बोला, अन्य व्यक्ति बोला, तो मैं बाहर से कोई व्यक्ति लाता हूँ, चलो लेट से पी को उठा लेता हूँ, ठीक है। अनदर पर्सन हैज टू शेक हैंड विथ 3 of them, इन 3 में से हाथ मिलाता है, सो दैट, कंडीशन है, ही शुड नॉट शेक हैंड विथ 2 consecutive पर्सन, मतलब ये हाथ तो मिला रहा, 3 से हाथ मिलाएगा, पर इसकी कंडीशन ये है कि ये 2 consecutive पर्सन से हाथ नहीं मिलाएगा। कंजिक्यूटिव मतलब जो लगातार बैठे हैं, ये लगातार खड़े हैं रो में, अरेंज किया है, ठीक है, अरेंज इन रो, तो मान लो रो में इसी ऑर्डर में खड़े हैं, लेट से ABCD करके, ठीक। अब ये हाथ मिलाएगा, पर 3 जो 2 लगातार बंदे हैं उनसे हाथ नहीं मिलाएगा। समझ आया क्या? नॉट शेक हैंड विथ 2 consecutive पर्सन, इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन कैन, ऐसे कितने डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, बताओ भाई। आसान क्वेश्चन हो गया, बस गिनती गिनना हो गया। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई अगर आपको गिनती गिनना आता है अच्छे से तो आपका सी सेट बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। देखो, मान लो कि पी जो है ए के साथ हाथ मिला लिया, बी के साथ तो नहीं मिला सकता बिकॉज 2 consecutive हो जाएगा, तो सी के साथ हाथ मिला लेता है। अब सी के साथ हाथ मिलाएगा तो फिर डी के साथ नहीं मिला सकता, तो फिर उसको ई के साथ मिलाना पड़ेगा। अथवा मान लो ए के साथ मिला के, सी के साथ मिला के, ई के ना मिला के फिर एफ के साथ मिला ले, तब भी तो वो 2 consecutive नहीं होना चाहिए। वो डिफरेंस का ये नहीं बोला कि 1 हो कि 2 हो, जितना संभव हो आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास एक संभव था, एक बार ए ले लिया फिर एफ ले लिया, एक ये हो गया। अगर मैं ए के बाद बी ना लेके सी लिया जो, तो सी को भी ना लेके डी ले लूँ, तो भाई ए के साथ अगर मैं डी ले लेता हूँ तो यहाँ 2 का गैप इधर हो गया, इसको अब ई नहीं ले सकता तो मैं एफ ले लेता हूँ। बताओ कितने केस हुए, 3 केस हो गए। और देखते हैं कुछ और बन सकते हैं, तो अगर मैं ए को ही ना लूँ, चलो बी को ले लूँ, तो अब सी को नहीं ले सकता तो डी को ले लूँ, ई को नहीं ले सकता तो एफ को ले लूँ, ठीक है। बस गिन लो कितने केस हो गए। और कोई बनेगा क्या? सी को मान लो, सी को लोगे तो फिर आप डी को नहीं लोगे, तो ई को लोगे तो फिर एफ को लेना पड़ेगा, अदरवाइज डी को लोगे तो फिर एफ को, तो ये कंजिक्यूटिव हो जाएंगे, तो बस और केस नहीं बनेगा। तो टोटल 3+1 हो जाएगा इज इक्वल टू 4 केसेस, ठीक है।
आपको पता होना चाहिए कि किसको लेना है किसको नहीं लेना, किसको लोगे तो वहाँ गलतियाँ होंगी, बिकॉज आपको 3 लेना है भाई। अगर बी को छोड़ते हो, ए को तो आपका केस निकाल लिए, बी को ले लिए तो एक केस बना। अब अगर सी को लोगे, इन दोनों को नहीं ले सकते बिकॉज इनके केस ले चुके हो। फिर डी को लोगे, फिर एफ को, तो सी और डी कंसेक्यूटिव हो जाएंगे। अथवा ई को लोगे सी के साथ, फिर तो एफ को लेना पड़ेगा 3 बनाने के लिए, तो फिर ये भी कंसेक्यूटिव हो जाएगा। राइट, समझ आया भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 70। क्या बोला है क्वेश्चन में? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कुछ दम नहीं है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए रेशियो लगा दिया है, कोई दम नहीं है क्वेश्चन में। एन अमाउंट ऑफ मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी इन द रेशियो पी क्यू आर। मतलब कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी रहा होगा जो 3 बंदों में बांटा जाता है, ए बी सी में, रेशियो में बांटा जा रहा है पी क्यू आर में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए गेट्स द मैक्सिमम शेयर इफ पी इज ग्रेटर देन क्यू प्लस आर। ऑफकोर्स देखो, अब मान लो कि सपोज 3:2:1 रेशो सपोज, तो ए गेट मैक्सिमम, ए वाला पार्ट वैसे भी पी है। अगर बोल दिया है कि इफ पी इज ग्रेटर देन क्यू प्लस आर, अगर क्यू प्लस आर से ग्रेटर है तब तो सबसे ज्यादा ही आएगा, मतलब उन दोनों के, इन दोनों के सम, दोनों का सम करोगे तो क्यू प्लस आर आएगा, मतलब बी एंड सी का। भाई उन दोनों को मिला के भी उससे ज्यादा है ये पी अकेले, पी, ठीक है। तो अफकोर्स ज्यादा होगा मैक्सिमम। अगर वो ऐसा भी होता, मान लो इन दोनों के सम से ज्यादा नहीं होता पी, अगर इन दोनों के सम से ज्यादा नहीं होता और क्यू एंड आर से ज्यादा होता, सपोज कैसे होता, मान लो 3:2:2, अब ए का अगर ज्यादा है इन दोनों से तो ऑफकोर्स ए का मैक्सिमम ही आएगा। हाँ, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ज्यादा नहीं आएगा, बिकॉज इन दोनों का अगर सम करोगे तो ये 4 पार्ट हो रहा, इसका अकेले का 3 पार्ट है, तो इन दोनों के मिला के जितना आएगा उससे तो कम रहेगा। बट अगर सेपरेटली बात करोगे तो ए का मैक्सिमम ही आएगा, और यहाँ तो पी दोनों के सम से ही ज्यादा है, तो ऑफकोर्स ये ज्यादा होगा। ठीक है, समझ आया? मैं अगर आपको समझाऊं इसी में एग्जाम्पल, तो ऐसा समझ लो कि सपोज 5:2:1। अब मान लो ये पी क्यू आर है, तो भाई पी का 5 पार्ट हो गया, और ये 2 और ये, तो इन दोनों का सम 3 हो रहा और ये 5, तो इन दोनों का सम से भी ये ज्यादा है, तो कुछ ज्यादा ही आएगा ना। 8 में से 5 पार्ट इसी को मिल गया, मतलब 3 पार्ट में ये दोनों लेंगे। ठीक है, सी गेट मिनिमम शेयर इफ आर इज लेस देन पी प्लस क्यू। नहीं, क्यों? देखो, अब मिनिमम कैसे होगा, इन दोनों के सम से बोला है ना, तो भाई हो सकता है इन दोनों के सम से, मान लो कि पी की वैल्यू सपोज लेट से 3 है और 1 है और ये 2 है। ठीक है, इन दोनों के ऐसा है, अब ये पी प्लस ये पी क्यू और ये आर हो गया। ठीक है, अब देखो बोला है अपने को कि आर लेस देन इन दोनों के सम से, तो इन दोनों का सम 4 है और ये 2 है, तो इन दोनों को मिला के तो कम आएगा, बट यहाँ क्यू से तो ज्यादा है ना, तो केस संभव है कि ज्यादा भी आ सकता है, बिकॉज इन दोनों का सम दिया है। अगर इंडिविजुअल बात क्या होता कि दोनों से कम है, इंडिविजुअल ऐसा बोला होता कि पी से भी कम है, पी लेस देन आर, उल्टा कर दिया, पी लेस देन आर एंड क्यू लेस देन आर, पी ग्रेटर देन आर एंड क्यू ग्रेटर देन आर, तो आर यहाँ दोनों से छोटा है, तब हाँ आर मिनिमम जरूर होता, अगर ऐसा केस होता तो। राइट, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन आपका केवल एक सही होगा, करेक्ट पूछा है। ठीक है, समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 74। देखो, अ पाई चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोटीन, वाटर एंड अदर ड्राई एलिमेंट्स, मतलब 3 चीजें बांटा है इन द ह्यूमन बॉडी। बहुत सारी हमारी ह्यूमन बॉडी में लिक्विड होते हैं, उनमें से 3 जो मेन है उनको दिया है। ठीक है, given that protein corresponds to 16% and water corresponds to 70%, right? If both protein and other dry elements corresponding to p%, then what is the central angle of the sector representing the pie chart? देखो क्या दिया हमारे पास, प्रोटीन दिया है, वाटर दिया है एंड ड्राई एलिमेंट्स दिया है। ठीक है, प्रोटीन करस्पॉन्डिंग टू 16%, इसको 16% बोला है, एंड वाटर करस्पॉन्डिंग टू 70%, ये 70% हो गया। अब आप खुद बता सकते हो कि भाई टोटल अगर 3 ही पार्ट की बात किया है तो ये तीसरा पार्ट कितना होगा, बस 100 में से इन दोनों को माइनस कर दो।
100 में 70 माइनस किया 30 बचा, 30 में से 16 माइनस करोगे तो 14% बचेगा। तो ड्राई एलिमेंट्स को 14% बोल दिया, राइट। आगे देखते हैं कि बोथ प्रोटीन एंड अदर एलिमेंट्स, प्रोटीन एंड अदर ड्राई एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग टू P%, इन दोनों को मिला के P% बोला है, यानी P% मतलब 16% प्लस 14% दैट इज 30%, ठीक है। P% 30% हो गया, मतलब P इज इक्वल टू 30 हो गया। देन व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग P ऑन द डायग्राम। भाई P का अगर परसेंटेज, अब ये 30% है, तो 30% को जब भी मैं आपको बोला हूँ कि भाई डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री बड़ा होता है। कैसे बड़ा होता है भाई, परसेंट में 100 ही परसेंट होता है और डिग्री में 360 डिग्री होता है, तो डिग्री बड़ी है। तो अगर आपको बड़े में जाना है तो डायरेक्ट 18/5 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और अगर बड़े से छोटे में आना होता, छोटे में आपको जाना होता तो 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18। इस केस में आप 18/5 का मल्टीप्लाई करोगे। समझ आया क्या? 18/5 ये कितना था, 30%। आपको डिग्री में जाना है तो आपने 18/5 का मल्टीप्लाई कर दिया, 5 छक्का 30, 18 छक्का 108 डिग्री। ठीक है भाई, आंसर आ गया। बताओ, आसान आसान क्वेश्चन है, आपको सिर्फ कंफ्यूज करता है। अगर आपको चीज़ें पता है तो आसानी से कर लोगे, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, समझ आया। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 75। देखो क्वेश्चन 75 में बोला है, जोसेफ विजिट द क्लब ऑन एवरी 5th डे, हर्ष विजिट द क्लब ऑन एवरी 24th डे, while सुमित विजिट द क्लब ऑन एवरी 9th डे। ठीक है, इफ ऑल 3 ऑफ देम मीट द क्लब ऑन संडे, अगर तीनों क्लब में मिलते हैं संडे को, देन ऑन विच डे विल ऑल 3 ऑफ देम मीट अगेन। समझ आया? मतलब एक बंदा है जिस भी नाम का है, मान लो जोसेफ है यहाँ पर दिया है, वो हर 5वें दिन क्लब में जाता है। दूसरा बंदा हर्ष है, हर 24th डे 24वें दिन जाता है। तीसरा बंदा सुमित है, हर 9th डे जाता है, एवरी 9th डे, राइट। तो वो पहली बार अगर संडे को मिलते हैं तीनों एक बार एक साथ क्लब में, कहीं भी मिलते हैं मान लो, तो वो अगली बार फिर से कौन से दिन को मिलेंगे, बिकॉज उनके जो जाने की जो साइकिल है वो अलग अलग है। तो एक मान लो 5th को जाएगा तो दूसरे का फिर किसी और दिन को होगा, 24th है तो। और मान लो धोखे से कभी अगर तीनों दो मिल भी गए कभी एक दिन, तो तीनों कब मिलेंगे वो दिन पूछा है। तो सीधा सा अगर मैं आसान फंडा बताऊं, देखो पहला अगर देखो समझाने की बात करूं तो भाई पहला वाला 1 तारीख को मान लो पहले दिन जाता है, पहली तारीख को, फिर 5वें दिन जाएगा, मतलब 4 दिन का गैप जाएगा, फिर 4 दिन का गैप जाएगा, राइट। तो ऐसे करके मतलब 5वें दिन नहीं, हर 5th डे, तो पहले दिन गया तो अब छठ 5 दिन का गैप जाएगा, तो 6th डे जाएगा, फिर 11th डे जाएगा, फिर इसके बाद 16th डे जाएगा, इस टाइप से। सीधा सा अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो 5 दिया है, 9 दिया है और ये 24 दिया है, इन सब का एलसीएम ले लो। बिकॉज एलसीएम जो आएगा वो जो एक मल्टीपल आएगा, इनका एलसीएम मल्टीपल होता है और वो लिस्ट मल्टीपल होता है, तो उस मल्टीपल पर तीनों एक साथ मिलेंगे। ठीक है, 5 9 24, भाई 9 5 अलग है, 9 अलग है, तो हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, इस 9 में इसका 3 आएगा एक, तो 3 शामिल है, 8 बचा तो 8, 8 पंचे 40 और 4 नहीं 36, 360 एलसीएम आ गया। अब ये 360 है बिकॉज हमारे पास दिन दिया ना, हमें दिन भी पूछा है, तो भाई दिन वीक में 7 ही दिन होते हैं, 7 से हम डिवाइड करेंगे, तो 7 बचा 35, 350 हो गया, 7 एक कम 7, 3 दिन बचा, बस 3 ऑर्डर डेज निकाल दो। आज कौन सा दिन था, संडे, संडे से 3 दिन आगे बढ़ जाओ, तो ये मंडे हो जाएगा, ये ट्यूसडे हो जाएगा, ये वेडनेसडे तीसरा दिन, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड डे, तो ये कौन सा दिन हो जाएगा, वेडनेसडे। बताओ भाई समझ आया क्या? बन जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, ऑप्शन बी हो जाएगा, बुधवार। ठीक है, कोई दिक्कत? सीधा सा बस एक ही चीज़ याद रखना, जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कई बार ऐसा पूछता है कि दो बंदे एक सर्कल में घूम रहे हैं, दोनों एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं, एक अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ता है, ये 3 बंदे दौड़ रहे हैं, तो वहाँ पर कई बार एचसीएफ आपको एलसीएम निकाला जाता है, निकालना पड़ता है। और कभी ऐसा बोलता है कि जैसे कि कुछ पैकेट बंधे हैं, एक पैकेट ये है, एक पैकेट ये है, मान लो कि इसमें 500 kg है सपोज, इसमें 366 kg, कुछ ऐसा मान लो, एक रेंडम नंबर देता है वो, और रेंडम नंबर वो ऐसे देता है कि उनका एचसीएफ निकल सके, तो वहाँ पर एचसीएफ निकालोगे कि ऐसे मिनिमम कितने पैकेट बन सकते हैं जिसमें से एक इंटीजर पार्ट भरा हो,
कुछ इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो आप क्या करोगे, उनका HCF निकालोगे। मान लो HCF की 2 आ रहा है, तो भाई 2 के मतलब सपोज इनमें ये पानी भरा है, लीटर भरा है, कोई लिक्विड भरा है, तो 2 लीटर एक गैलन में या एक एक बोतल में भर दो, तो 2 लीटर इसका भरोगे तो ऐसे मिनिमम यहाँ से गैलन निकल जाएगी, मिनिमम यहाँ से गैलन अथवा बोतल निकल जाएगा, दोनों को जितनी गैलन है इनको ऐड कर दो। ठीक है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है। मैं आपको करवाया हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि आते हैं क्वेश्चन ऐसे, और इनका यूज करो कि HCF कहाँ निकालना है, LCM कहाँ निकालना है, भाई वो आपको समझ होनी चाहिए। बिकॉज डायरेक्ट आपसे ये नहीं पूछेगा कि 5 और 12 का LCM निकालो, ऐसे ही एप्लीकेशन देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। The difference between the two-digit number and number obtained by interchanging the position of the digit is 54। भाई आपसे कितनी बार ये चीजें पूछता है, एक नंबर देता है फिर उसको उल्टा करवा देता है, इसको A मान लो, दूसरे वाले नंबर को इनके डिजिट उल्टा करो, बार बार आपसे यही नंबर पूछता है। सीधी सी बात है, ये 10x प्लस वाई होता है और ये 10y प्लस एक्स होता है। मैं बार बार बताया हूँ कि यूनिट डिजिट पर 1 का मल्टीप्लाई होता है, जो 10 से डिजिट होती है उस पर 10 का मल्टीप्लाई होता है, जो 100 डिजिट होती है उस पर 100 का, 1000 डिजिट वाली में 1000 का मल्टीप्लाई। जैसे सपोज आप 5394 लिखते हो, तो ये कैसे लिखते हो, इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करोगे 5 में तो 5 इंटू 1000 यानी 5000 हो जाता है। 3 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 300 हो जाता है। 90 9 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 90 और ये 4, तब तो ये जाके 5900 5394 बनेगा, इस टाइप से। अब डिफरेंस दिया तो मुझे पता है कि अगर इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो भाई क्या आएगा, डिफरेंस हमेशा ये आता है 9x माइनस वाई, और जब सम पूछता है तो सम 11x प्लस वाई आता है। इन दोनों को जोड़ के देख लो और डिफरेंस करके देख लो, समझ होनी चाहिए। बार बार ऐसा नहीं करोगे भाई कि आप फिर ये 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स, फिर ये 10x में से x माइनस करोगे तो 9x, फिर y में से 10y माइनस करोगे तो माइनस का 9y, अब 9 कॉमन लोगे तो x माइनस वाई। तो ये बार बार आपको नहीं करना भाई, आपको पता है कि ये डिफरेंस में एक घट जाएगा तो 9 इंटू एक्स माइनस वाई आ जाएगा, और सम करोगे जोड़ दोगे इसी को तो 10x प्लस 11 इंटू एक्स प्लस वाई आएगा। ठीक, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपका टाइम बचा सकती है अगर आपके दिमाग में तो, राइट। अब देखते हैं आगे क्या बोला है, बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट, इनका डिफरेंस दिया है 54। भाई डिफरेंस मीन्स ये वाला पार्ट दिया है 54, तो 9 छक्का 54 मतलब x माइनस वाई की वैल्यू 6 आ गई, बताओ। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया है, द सम ऑफ द टू डिजिट ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइन ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू डिजिट इज नोन। ठीक है, देखो, सम ऑफ द टू डिजिट नंबर कैन बी डिटरमाइन ओनली इफ प्रोडक्ट ऑफ द टू डिजिट इज नोन। देखो, मेरे पास x माइनस वाई आया है, इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी के आंसर की और मेरे आंसर की में थोड़ा सा मिसमैच है, राइट। देखो, ये एक x माइनस वाई आया है, अब x माइनस वाई यानी x क्या है, वाई क्या है, x वाई दो डिजिट हैं, बिकॉज यहाँ नंबर नहीं है, दो डिजिट हैं। ठीक है, ये आपको पता है। अब अगर दो डिजिट है तो दो डिजिट का डिफरेंस 6 कब आएगा, या तो 7 1 लोगे, इसका उल्टा करोगे 1 7 हो जाएगा, कोई बात नहीं, यहाँ पर उससे नहीं मतलब है, बिकॉज ऑर्डर चेंज होगा तो एक ए आएगा दूसरा नंबर भी आएगा, क्या पता एक्स बाई लिया हो पहले को बाई एक्स ले लो। ठीक, तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। एक 7 1 लोगे तो भी डिफरेंस 1 आएगा, 8 2 लोगे अथवा 9 3 लोगे। ठीक है, अब इनका उल्टा करोगे तो फिर ये नंबर डबल हो जाएंगे, बट यहाँ पर उल्टे करने से मतलब कोई डिफरेंस नहीं चेंज होने वाला। देखो, मेरे पास 3 केस बन रहे हैं, ठीक है, 3 केस बन रहे हैं। भाई बोला है कि द सम ऑफ द टू डिजिट ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइन, मतलब हमसे क्या बोल रहा है कि सम ऑफ द टू डिजिट नंबर डिटरमाइन किया जा सकता है। मान लो मेरे पास डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस 6 दिया है, तो हमारे पास 3 केस संभव हैं। ठीक है, आप देख रहे हो कि 3 केस बन रहे हैं, और 3 केस में से बोल रहा है कि सम ऑफ द टू डिजिट नंबर कैन बी डिटरमाइन, मीन्स ये हमें डिटरमाइन करना है ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू डिजिट इज नोन। अगर दो डिजिट का प्रोडक्ट हमें पता है, भाई अगर इन दो, मान लो ये नंबर होता है तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 7 होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 8 दूनी 16 होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 27 होगा। अब अगर प्रोडक्ट मान लो 7 देता है तो मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि भाई ये वाली डिजिट है, नंबर है। अगर 16 देता है तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि ये वाला नंबर है, और अगर 27 देता है तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि ये वाला नंबर है, बताओ। ठीक है, तो ये करेक्ट होगा स्टेटमेंट, समझ आया क्या। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन पहले से है,
ये इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दिया है ये हम निकाल चुके हैं, तो ये हमारा करेक्ट होगा। समझ आया? ये इन्फॉर्मेशन अगर नहीं दिया होता, फिर बोलता कि भाई प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट अगर दी है, तो ऐसे और भी केस बनते हैं। समझ आया? ऐसे और भी केस बनते हैं, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन दी है, यहाँ से हमें 6 पता है कि उन दोनों का डिफरेंस, डिजिट का डिफरेंस 6 ही होगा। तो 3 केस बने। अब इन 3 में से जो भी दे देगा, अगर ये देगा तो फिर ये वाला नंबर हो जाएगा, ये देगा तो ये देगा तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ठीक। सेकेंड, द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट नंबर कैन बी डिटरमाइन। ऑफकोर्स ये तो हम डिटरमाइन कर ही चुके हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट तो ऑलरेडी करेक्ट है। यूपीएससी ने क्या किया, सेकंड स्टेटमेंट को करेक्ट माना है, पहले को गलत माना है, जबकि मेरे अनुसार ये करेक्ट है। आप समझो कि ये तो दिया है ना, अब अगर इन 3 में से 3 पॉसिबिलिटी बन रही है, और 3 पॉसिबिलिटी में से भाई अगर प्रोडक्ट दे दिया, तो ऑफकोर्स बता पाओगे कि नंबर कौन सा है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट मेरे अनुसार करेक्ट है। यूपीएससी एक स्टेटमेंट इसका आंसर ये दिया, बी दिया है। ठीक है, आप अपने लेवल पर देखो कि क्या है। मुझे तो लग रहा है कि देखो ये सही है, बिकॉज यहाँ पर हो सकता है कि ये ओनली जो वर्ड लगा है इसके कारण गलत किया हो, बट ओनली भी लगाया तो भाई अगर ओनली, ऐसा हो सकता है कि अगर ये ओनली वर्ड लगा दैट मीन्स इससे मतलब नहीं है। तो इससे मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो वही दिया है ना, तो ये दिया है तो उसकी हेल्प से ही तो पूछ रहा है ना। ठीक है, चलो 77 देखते हैं क्या बोले क्वेश्चन में। एक्स सेड टू बाई, एक्स बाई से कहता है एट द टाइम ऑफ योर बर्थ आई वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट। ठीक है, इफ द प्रेजेंट एज ऑफ एक्स इज 42, एक्स की प्रेजेंट एज 42 दिया है, राइट, 42 ईयर, देन कंसिडर द फॉलोइंग। पहले इसको देख लेते हैं जो बोला है। देखो, एक्स बोल रहा है कि एक्स सेड टू बाई एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, एट द टाइम ऑफ योर बर्थ आई वाज, तो भाई एक्स की जब मान लो एक्स की एज अभी एक्स है और बाई की एज अभी बाई है, समझ आया, एक्स ग्रेटर देन बाई है। जब बाई की जन्म हुआ होगा तो इसकी एज कितनी रही होगी, 0 रही होगी, मतलब माइनस आप इस वाले पार्ट में से बाई घटाओगे, तो भाई बाई ईयर पहले इसकी भी एज बाई एक्स माइनस बाई रही होगी। क्यों, समझ आया क्या इतना? आज अगर बाई की एज बाई है, तो बाई का जब जन्म हुआ होगा तो बाई की एज 0 रही होगी, मतलब इस वाले प्रेजेंट एज में से बाई माइनस करोगे तो एक्स की भी तो एज 22 साल पहले एक्स माइनस बाई रही होगी। ठीक है, तो यही बोल रहा है एट द टाइम ऑफ योर बर्थ आई बाज मतलब एक्स माइनस बाई, एक्स बोल रहा है, एक्स बोल रहा है ना, तो एक्स की एज एक्स माइनस बाई रही होगी। आई बाज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट, ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट, यानी बाई जो तुम आज हो, आज तुम्हारी एज का डबल में तुम्हारी जन्म के टाइम पर था। ठीक है, इतनी बात समझ आई? तो ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाई उधर ले जाओगे तो ये 3 बाई हो जाएगा। ठीक है भाई, x इक्वल टू 3 बाई हो गया, तो x की वैल्यू 42 दी है, तो बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 का डिवाइड करोगे तो 14 3 जा। ठीक है, आगे देखते हैं। पहला स्टेटमेंट बोला है 8 ईयर एगो द एज ऑफ x वाज 5 टाइम्स द एज ऑफ y। 8 साल पहले x के निकाल लो, 8 साल पहले, तो 42 माइनस 8 कितना होगा भाई, ये हो जाएगा 34। ठीक है, 8 ईयर एगो द एज ऑफ x वाज 5 टाइम्स द एज ऑफ y। y की 8 साल पहले कितनी होगी, तो y माइनस 8 यानी 14 माइनस 8 दैट मीन्स 6। तो क्या ये 5 गुना है, नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट गलत। समझ आया, ये लगभग 6 गुना के बराबर है। सेकेंड, आफ्टर 14 ईयर, 14 साल बाद द एज ऑफ एक्स वुड बी 2 टाइम्स द एज ऑफ वाई। 14 साल बाद यानी इसमें जो भी दिया है एक्स की एज कितनी हो जाएगी, 42 प्लस 14 दैट इज ये 56 हो जाएगा। ठीक है, और बाई की एज कितनी हो जाएगी, ये एक्स वाली है, और बाई की एज 14 साल बाद 14 प्लस 14 यानी 28। क्या बोला है इसमें, ट्वाइस यानी 2 टाइम्स द एज ऑफ बाई। ऑफकोर्स बाई का देखो डबल है 14 साल बाद, जब ये बाई की एज 28 होगी तो इसकी 56 हो जाएगी, तो डबल हो जाएगी। दैट मीन्स कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है भाई, समझ आया क्या, बताओ, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 78, if the price of an article decreased by 20% and then new price is increased by 25%, then what is the net changes in the price।
इससे आसान क्वेश्चन क्या पूछेगा बताओ। मैं बताता हूँ हमेशा कि प्राइस जो भी स्टैंडर्ड दी है उसको 1 मान लो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। परसेंट में मानोगे तो 100% मानोगे, वैल्यू में मान लो। अब देखो 20% डिक्रीज हो रही, यानी इसको आप 4/5 लिखोगे। 5 के कंपेयर में एक पार्ट 20 पार्ट, यानी 100 के कंपेयर में 20 पार्ट डिक्रीज हो गया, मतलब 5 के कंपेयर में 1 पार्ट डिक्रीज हो गया, ठीक है। इनटू न्यू प्राइस इज इंक्रीज बाय 25%। 25% का मतलब 5/4, 25% इंक्रीज होगा तो 25% का मतलब 1/4 होता है। तो 1 पहले था, 1/4 इंक्रीज हो गया। तो ये सॉल्व करोगे तो 4 कम 4 5/4, तो 5/4 लिख दिया। 5 5 कट गया, 4 4 कट गया, अल्टीमेटली 1 ही तो आ गया। मतलब कोई चेंजेस हुआ क्या? नेट चेंजेस नहीं हुआ कुछ भी, 0%। ऑप्शन ये हो जाएगा। बताओ भाई, ठीक है। अगर इसी चीज़ को आप इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू लिखना चाहते हो या दूसरे नंबर में 20% डिक्रीज हुआ तो 0.8 हो जाएगा। 1 से 20% तो 0.8। फिर 25% बढ़ रहा है तो भाई 1.25 कर दो। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, तो 1 × 1 दैट इज 1। कोई चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है भाई, समझ आया। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या दिया है? When a certain number is multiplied by 7, the product entirely comprises only ones। मतलब इस टाइप का एक नंबर है जिसमें आप अगर 7 का मल्टीप्लाई करते हो तो पूरी तरह से यही यही नंबर आएगा जिसमें 1 ही 1 आएंगे। ऐसा कौन सा? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सच नंबर? आपको स्मॉलेस्ट सच नंबर बताना है। देखो 15,000 15,000 15,000 सभी में, 700 700 700 800। भाई नंबर में मल्टीप्लाई करो। देखो अगर आप मान लो कि पहले नंबर से करते हो, इसमें 7 का मल्टीप्लाई करोगे, 7 त्रिक 21 कैरी 2, 7 कम 7 2 9, 9 आ गया, छोड़ दो यहीं से, बिकॉज आपको बोला कि पूरी तरह से 1 आना चाहिए। इसमें मल्टीप्लाई करो, 7 त्रिक अगर मान लो एक से ज़्यादा ऑप्शन में आता है तो फिर उसमें देखोगे कि छोटा वाला नंबर कौन सा है, बिकॉज आपसे बोले स्मॉलेस्ट सच नंबर। 7 त्रिक 21 कैरी 2, 7 दूनी 14 और 2 16, ये फिर से 6 आ गया, इसको भी छोड़ दो। इसमें 7 का करोगे, 7 त्रिक 21 कैरी 2, 7 8 56 और 2 58, फिर से 8 आ गया, इसको भी छोड़ दो, एक ही ऑप्शन बचा। इसमें 7 का करोगे, 7 त्रिक 21 कैरी 2, 7 7 49 और 2 51 कैरी 5, 7 8 56 और 5 61 कैरी 6, 7 5 35 और 6 41 कैरी 4, 7 कम 7 4 11, सारे एक एक आए, तो यही बोला है, तो ये हो जाएगा। और बाय द वे अगर आपको चेक करना है तो भाई जब आपने चेक किया, जैसे मान लो कि यहाँ पर सपोज इसको चेक किया तो 7 त्रिक 21 तो आ गया, कैरी 2 आया है। अगर कैरी 2 आया है और यहाँ पर आपको 1 लाना है, दैट मीन्स जिसमें मल्टीप्लाई करोगे तो वो 9 आना चाहिए, बिकॉज 9 में जब ये 2 ऐड करोगे तब तो जाके कुछ 11 या 21 या 31 कुछ बनेगा, राइट। तो इस तरीके से आपको चेक करना होता है। समझ आया भाई? चलो आखिरी क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। अ मैन कैन कंप्लीट 7/8 ऑफ द जॉब इन 21 डेज। मतलब 7/8 पार्ट जॉब का वो 21 दिन में कंप्लीट करता है। तो पूरा कितने में करेगा? तो ऐसे काटो, 7 त्रिक 21, 8 त्रिक 24, तो पूरा एक पार्ट कितना 24 दिन में कंप्लीट करेगा। समझ आया? 24 डेज में। आगे देखते हैं। हाउ मेनी मोर डेज विल इट टेक टू फिनिश द जॉब इफ द क्वांटम ऑफ द वर्क इज फर्दर इंक्रीज बाय 50%। मान लो 24 यूनिट का उसको जॉब है, 24 यूनिट काम है जो करना है। अब बोल रहा है कि क्वांटम ऑफ द वर्क इंक्रीज बाय 50%, मतलब वर्क जो है 50% और इंक्रीज कर दो। तो मान लो 24 का आधा कितना होगा? 12, तो 12 और जोड़ दो तो ये 36 यूनिट हो जाएगा काम। पहले 24 यूनिट था, अब 36 यूनिट काम हो गया। अब बंदा मान लो कि एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है, सपोज लेट से आप सपोज कर रहे हो, तो उसको 24 दिन लग रहे थे। आप कहोगे मैं एक दिन कैसे करूं? भाई आप 2 यूनिट कर लो, 2 दिन सपोज कर लो आपको, ठीक है। तो फिर ये 21 दिन में कर रहा है, तो 21 दिन लग रहे हैं ना, उसको 24 दिन लग रहे हैं, तो 24 दिन लगाने के लिए एक दिन में 1 यूनिट करवाओगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। तो एक दिन में 1 यूनिट काम करवाओगे तो 24 दिन लगेगा। अब क्या करना है आपको? 36 यूनिट काम करवाना है, तो टोटल कितने दिन लगेंगे? 36 दिन लगेंगे। 21 दिन वो काम पहले करता था। क्या बोल रहा है? हाउ मेनी मोर डेज, आपसे और कितने दिन लगेंगे ये पूछ रहा है, टोटल दिन नहीं पूछा, हाउ मेनी मोर डेज। तो भाई 21 दिन वो पहले काम करता था, 36 दिन टोटल अब काम करेगा, यानी 36 माइनस 21 कितना आया? 15 डेज। तो 15 दिन उसको और काम करना पड़ेगा 50% ज़्यादा काम करने के लिए, तो ये 15 हो जाएगा, ऑप्शन डी। बताओ भाई, समझ आया क्या? बन जाएगा। तो इस तरीके से सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ एग्जाम ट्रिक्स पर। आपको क्या करना है? चैनल को सपोर्ट करना है।
क्योंकि मैं सारी चीज़ें अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ भाई, आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आपको बता रहा हूँ कि पढ़ाने वाले बहुत पढ़ा देंगे आपको, बट क्वेश्चन करवा देते हैं, क्वेश्चन करवाएंगे, उसके अलावा फिर वो चीज़ें आप आगे यूज़ बहुत रेयरली कर पाते हो। और मेरा ये तरीका नहीं है, मैं सोचता हूँ कि अगर मैं जो चीज़ें करवा रहा हूँ तो उसका फ़ायदा आपको आगे मिले, बिकॉज आपको एग्जाम तो देना है, तो वो क्वेश्चन सेम सेम रिपीट तो होगा नहीं, कुछ डिफरेंट होगा। अब वही डिफरेंट जो होगा वही तो आपको लर्निंग करनी है, वही सीखना है। तो फ्री आपको सारी चीज़ें मिल रही, आप चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम के लिए जहां मैथमेटिक्स रीजनिंग पूछी जाती है। और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स मेंशन करो और बताओ कि आपका क्या सुझाव है, कैसा लग रहा पढ़ाने का तरीका, जो भी कुछ चीज़ें कमियां लग रही तो बताओ, बिकॉज आई एम नॉट परफेक्ट वन। तो आप बताओ, मैं सुधारूंगा, कोशिश करूंगा। और उसके अलावा आप किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ये चीज़ें बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरे वीडियो की रीच आप कहाँ तक पहुँच रही है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, जो भी डाउट हो बताना। तब तक के लिए बाय बाय।